Good morning, good afternoon, good evening. Guys, Kevin sir back from Personal Tutor. Standard 8th हिस्ट्री प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं. चैप्टर 6 चल रहा है. टॉपिक जो है दैट इज द डिक्लाइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स. बहुत इंपॉर्टेंट येट सैड टॉपिक है दोस्तों. ब्रिटेन में कॉटन इंडस्ट्रीज डेवलप होती है, उसका सीधा इफेक्ट पड़ता है टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स जो इंडिया में थे उन पे. दे प्रोबेबली सफर्ड इन मेनी वेज. एक तरीके से इफेक्ट नहीं पड़ा, बहुत अलग अलग तरीके से इफेक्ट्स पड़े. पहला इफेक्ट ये था कि अब इंडियन टेक्सटाइल्स को compete करना था ब्रिटिश टेक्सटाइल्स से यूरोपियन और अमेरिकन मार्केट में ही, क्योंकि वहां पर अब इंग्लैंड से ही इजीली सामान सप्लाई हो जा रहा था. तो इंडिया का मार्केट, इंडिया का माल यहाँ से वहाँ ले जाके बेचना, वो थोड़ा सा महंगा अफेयर हो गया था. दूसरी बात ये हो गई थी कि अब इंग्लैंड टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करना महंगा हो गया था, क्योंकि इंग्लिश गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ लगा दी थी. अब अगर आप अपना सामान फॉरेन इंडस्ट्री में बेचना चाहते हो, यूरोपियन मार्केट में बेचना चाहते हो, तो आपके ऊपर एक तरीके से जीएसटी जो है, वो टैक्स, वो बहुत ज़्यादा हाई कर दिया था, इतना कि आप प्रॉफिट नहीं निकाल पाओगे. 19th सेंचुरी की शुरुआत में कॉटन टेक्सटाइल्स जो इंग्लैंड में बन रहे थे वो सडनली सक्सेसफुल हो गए, और उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रेडिशनल इंडियन मार्केट्स जो थे, जो कि अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप के जो इंडियन मार्केट्स थे, जहां इंडियन प्रोडक्ट्स की बहुत डिमांड होती थी, इंडियन टेक्सटाइल की बहुत डिमांड रहती थी, वहां से इंडियन टेक्सटाइल्स को लिटरली आउट ही कर दिया, क्योंकि ये लोग बहुत चीप वे में रेडीमेड गुड्स प्रोवाइड कर रहे थे. और यहाँ इंडिया का जब भी सामान जाता था वो थोड़ा कॉस्टली भी होता था, ड्यू टू अ लॉट ऑफ मैन पावर, आवर्स ऑफ टॉयलनेस एंड कॉम्प्लेक्सिटी. क्वालिटी तो अलग बात है. इस कारण से इंडियन टेक्सटाइल थोड़ा महंगा भी था. और अब आपने क्या करा, आपने सडनली जो ट्रेडिशनल मार्केट थे वो ख़त्म कर दिए. इसका सीधा असर ये हुआ कि हज़ारों वीवर्स जो थे दे वर लेफ्ट अनएम्प्लॉयड. उनका काम ख़त्म हो गया, क्योंकि अब इंडियन कपड़ा मांग ही नहीं रहे. उसकी डिज़ाइंस तो आप छोड़ो, उसकी ड्रेसेस छोड़ो, कपड़ा ही नहीं मांग रहे. बंगाल के वीवर्स सबसे बुरे हिट हुए थे. दे वर पुल्ड डाउन टू सो मच दर्थ दैट आज भी हम बंगाल के कुछ एरियाज में इस टाइप की गरीबी देख पाते हैं. इंग्लिश और यूरोपियन कंपनीज ने सिंपली, ये वो बंगाल है जहां ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले टेक्सटाइल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए बैटल ऑफ पलासे करा था. नवाब ऑफ बंगाल उस वक्त सिराजुद्दौला को हरा के मारा था कि हम यहाँ से टेक्सटाइल इंपोर्ट करेंगे. अब उसी एरिया में, और उसी एरिया में शहर बसाए थे, कैलकाटा, फोर्ट विलियम वगैरह करके. वहाँ पे पूरी सिटीज़, जो अभी कैलकाटा है वो फोर्ट विलियम के आसपास बना था. दोस्तों, उस जगह लोगों को बुलाया गया था, आप यहाँ पे वर्कशॉप सेट करो या यहाँ पे वर्कशॉप्स में काम करो, आपको पैसा मिलेगा. अब वो वीवर्स कहीं के नहीं रहे थे. दे वर हिट सो बैड. और ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट्स ने अब कुछ भी रेवेन्यू और कुछ भी काम देना इंडियन वीवर्स को बंद कर दिया था. एडवांस, जैसा कि मैंने बताया, अब वीवर्स ने बहुत सारी पेटिशंस लिखी गवर्नमेंट को, बहुत सारे एप्लीकेशंस दिए गवर्नमेंट को कि हमारी मदद करो, हम लोग ऐसे नहीं सरवाइव कर पाएंगे, थिंग्स आर गोइंग वेरी हेवायर राइट नाउ. लेकिन शायद अभी पूरे तरीके से मुसीबत आई नहीं थी ना. 1830s की बात है, ब्रिटिश कॉटन सडनली इंडियन मार्केट में आने लग गया. अभी तक तो हम इंडियन टेक्सटाइल को ब्रिटेन ले जा रहे थे, अब ब्रिटिश
क्लोथ सडनली इंडियन मार्केट में आने लगा. इनफैक्ट अगर हम 1880s की बात करें तो इंडिया में 2/3 पॉपुलेशन इंग्लैंड में बना कपड़ा पहन रही थी. एंड इससे हुआ ये कि ठीक है, स्पेशलिस्ट वीवर तो छोड़ो, अब तो स्पिनर्स की भी नौबत आ गई थी, क्योंकि अब कपड़ा भी आप इंग्लैंड का पहन रहे हो, इंग्लैंड के बने कपड़े पहन रहे हो. लीव द टेक्सटाइल. टेक्सटाइल तो वो चीज़ होती है जिससे कपड़ा बनता है. आपने पहले टेक्सटाइल लेना ही बंद कर दिया, उसके बाद में आप यहाँ पे अगर एटलीस्ट लोग बना के कपड़े बेच रहे तो बात अलग है, लेकिन अब आपने इंग्लिश कपड़ा भी यहाँ पे आके बेचना शुरू कर दिया. इससे तो मतलब हालात ऐसे हो गए थे कि दे वर हैंड टू माउथ. हजारों विमेन जो थी, जैसा मैंने आपको बताया, स्पिनिंग वॉज मेनली डन बाय विमेन इन इंडिया. हजारों विमेन सिंपली जॉबलेस हो गई. हम क्या करें? दे हैड नथिंग टू डू. हैंडलूम वीविंग कंप्लीटली नहीं मरी थी, क्योंकि कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो मशीन पे नहीं बन पाते, बात ही अलग होती है उनकी. तो हैंडलूम इंडस्ट्री काफी हद तक सरवाइव कर पाई थी. और दूसरी बात ये थी कि कुछ ऐसी डिजाइन्स बनती थी जिसकी डिमांड रिच और हाई सोसाइटी में बहुत ज़्यादा होती थी. सो ये चीज़ काफ़ी डिमांड में चल गई थी. अच्छा, और दूसरी बात यह है कि ब्रिटिश टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स जो ब्रिटेन में थे, वो ऐसे क्लोथ्स बना नहीं पाते थे कि इंडिया का गरीब उनको पहन पाए. तो ब्रिटिश क्लोथ की डिमांड गरीब के पास तो नहीं थी, हैंडलूम का कपड़ा वो पहन लेते थे. दिस ऑल वॉज हैपनिंग. एंड आपने सोलापुर का नाम सुना है, वेस्ट इंडिया में, मदुरा साउथ इंडिया में. ये टाउन कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर बन के उभरे 19th सेंचुरी की एंड में. 1880s और 1890s के टाइम पे ये टाउन्स कुछ ऐसे सेंटर उठे थे क्योंकि यहाँ हैंडलूम इंडस्ट्री थी. इनफैक्ट महात्मा गांधी ने जब लोगों को अर्ज करा था कि आप नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम पे विदेशी कपड़ा नहीं यूज करेंगे, उसकी होली जलाएंगे एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स, तब उन्होंने कहा था कि हम हैंडस्पन वोवन क्लोथ पहनेंगे. खादी तब इंडियन नेशनलिज्म का एक सिंबल बन गई थी. चरखा जो था वो तो भैया पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करने लगता है. इनफैक्ट जब ट्राई कलर सबसे पहले इंड्यूस हुआ था तो महात्मा गांधी और कांग्रेस ने उसको इंडिया के जो फ्लैग है उसके बीच में, जहां हम अशोक का चक्र देखते हैं, वहां पे चरखा रख के उसको 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का फ्लैग के तौर पे अडॉप्ट भी कर लिया था. ये सारी बात तो हो गई, लेकिन इस बीच में हम ये भूल गए कि फिर उन वीवर्स का क्या हुआ जो जनरेशन से, जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया, हुआ द वीवर्स, जानने के लिए प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना, जो जनरेशन से वीविंग करते आते थे. सो सच्चाई ये है कि बहुत सारे वीवर्स जो थे वो बॉन्डेड लेबर, एग्रीकल्चरल लेबर्स बन गए, क्योंकि उनके पास में जो लोन लिया गया था उसको चुकाने के पैसे नहीं थे, तो उनको जॉब करना पड़ती थी. ज़मींदारों के यहाँ, बड़े बड़े रिच पेजेंट्स के यहाँ पे जाके उनको जॉब, मतलब लेबर देना पड़ता था, अपना हार्ड लेबर देना पड़ता था उनके खेतों में काम करके. कुछ वीवर्स शहर की तरफ माइग्रेट हो गए, कुछ आउट ऑफ द कंट्री चले गए टू वर्क इन प्लांटेशंस सच एज अफ्रीका, साउथ अमेरिका. ब्रिटिशर्स के ही प्लांटेशंस थे. कुछ हैंडलूम वीवर्स जो थे वो नई कॉटन मिल्स जो सेटअप हो रही थी बॉम्बे, अब जिसे मुंबई कहते हैं, अहमदाबाद, सोलापुर, नागपुर और कानपुर में, तो ट्रेडिशनल वीवर ना एक तरीके से विस्थापित हो गया था. अगर आप सोर्स 1 देखेंगे तो इसकी हेडिंग है वी मस्ट स्टार्व फॉर फूड. इन 1823 में ईस्ट इंडिया कंपनी को लगभग 12,000 वीवर्स की एक साइंड पेटिशन मिलती है. पेटिशन मतलब एक अपील होती है. उस अपील में कहा गया था, आवर एंसेस्टर्स एंड वी यूज्ड टू रिसीव एडवांसेस फ्रॉम द कंपनी एंड मेंटेन आवरसेल्व्स
and our respective families by weaving company's superior assortments. हमारी पुश्तों से हम लोग कंपनी के दिए गए एडवांस अमाउंट के बेसिस पे अपनी आजीविका मतलब रॉ मटेरियल कलेक्ट करते थे, वीविंग करते थे, स्पिन करते थे कपड़ों को, और कंपनी के कहे अनुसार हम लोग उनको सामान सप्लाई करते आए हैं. Owing to our misfortune, the orangs have been abolished ever since, because of which we and our families are distressed for want of the means of livelihood. अब ये जो औरंग है, औरंग मतलब वर्कशॉप, अब वर्कशॉप से काम बंद हो चुका है और हमारे तो जीवन को जीने का, आजीविका कमाने का, एक लाइवलीहुड का जो मेन रीज़न है वो तो यही थे, औरंग. अब वो वर्कशॉप्स बंद हो गई. We are weavers and do not know any other business. We must starve for food if the Board of Trade do not cast a look of kindness towards us and give orders for clothes. हम लोग वीवर्स हैं, हमें कोई काम नहीं आता है, हमने बचपन से वीविंग ही सीखी है. अगर आप हमसे हमारा यही काम छीन लोगे तो हमको और कुछ नहीं आता, हम भूखे मर जाएंगे. So there is an appeal to the chamber, to the higher authorities that please go ahead and see into the matter. मतलब अपीलें शुरू हो चुकी थी. ये अपील जो हमने सोच वन में देखी, this was actually signed by 12,000 वीवर्स. तो आप समझ सकते हैं 12,000 लोग एक अपील कर रहे हैं. सोर्स 2, प्लीज पब्लिश दिस इन योर पेपर. एक विडोड स्पिनर जिसके हस्बैंड की डेथ हो गई है, एक विधवा स्पिनर, क्योंकि हमें पता है स्पिनिंग यूजुअली विमेन करती थी, उसने 1828 में एक बंगाली न्यूज़पेपर है समाचार दर्पण, उसमें अपना दर्द बयान करते हुए एक लेटर लिखा है टू द एडिटर समाचार. आई एम अ स्पिनर. आफ्टर हैविंग सफर्ड अ ग्रेट डील, आई एम राइटिंग दिस लेटर. प्लीज पब्लिश दिस इन योर पेपर. इसे प्लीज छापना. When my age was 22, I became a widow with 3 daughters. 22 साल की उम्र में मैं विधवा हो गई थी और मेरी 3 बेटियां थी. अब सवाल ये होता है, क्योंकि उस वक्त अर्ली मैरिजेस हो जाती थी, बाल विवाह कहते हैं, उस वक्त मैं विधवा हो गई थी और मेरी 3 बेटियां थी. My husband left nothing at the time of his death. मेरा पति कुछ छोड़ के नहीं गया. I sold my jewelry for his shraddh ceremony. When we were on the verge of starvation, God showed me a way by which we could save ourselves. I began to spin on takli and charkha. मेरे हस्बैंड के जाने के बाद हमारे घर में कुछ बचा नहीं था, मुझे तो अपना गहने बेचना पड़े उसका श्राद्ध करवाने के लिए. कुछ कस्टम्स ट्रेडिशनली बहुत ज़रूरी होते हैं, उनको अगर नहीं करा जाए तो कहते हैं ना आत्मा को शांति नहीं मिलती है, ऑल दैट थिंग. तो वो कुछ चीज़ें ज़रूरी होती है, तो वो करना ज़रूरी था. क्वेश्चन उठ सकता है क्यों बेचना था ज्वेलरी. ट्रेडिशन होता है, मान्यताएं होती है. जब आप किसी को प्यार करते हो तो आप उसके पीछे बहुत सारी उन ट्रेडिशंस को भी फॉलो करते हो. यहाँ पे शी सेइंग उसके बाद में हमारे पास कुछ नहीं था, हम लोग भूखों मर रहे थे, तब मुझे भगवान ने एक रास्ता दिखाया कि मैं अब चरखे से एटलीस्ट कपड़ा बुन सकती हूँ. I can just make a thread. The weavers used to visit our houses and buy the charkha yarn at 3 tolas per rupee. वीवर हमारे घर आते थे, स्पिनर के बाद वीवर, वो हमारे यहाँ से यान खरीदते थे चरखा का एट द रेट ऑफ 3 तोला पर रुपी. 3 तोला लगभग 40 ग्राम 1 रुपये में. Whatever amount I wanted as advance from the weaver, I could get for the asking. और जितना भी अमाउंट मुझे वीवर से मांगना रहता था मैं मांग सकती थी. The thing is that this saved us from cares about food and clothes. हमारे कपड़े और खाने की एटलीस्ट चिंता तो ख़त्म हो गई थी. In a few years time I got together ₹58. कुछ सालों बाद मुझे 28 मुझे 28 रुपये इकट्ठे मिलने लगे. दोस्तों उस वक्त 28 रुपये बहुत बड़ी बात थी. बट एक ऐसी माँ जिसके सिर पे 3 बेटियों की शादी भी है, घर भी चलाना है, बड़ा भी करना है. With this I married 1 daughter and in the same way all 3 daughters. मैंने इसी तरीके से धीरे धीरे करके अपनी 3 बेटियों की शादी कर दी. Remember guys, अब वो अकेली है.
नाउ फॉर 3 years वी 2 women, मदर इन लॉ एंड मी, अच्छा मदर इन लॉ भी है पिछले 3 साल से, उसको भी पालना है, आर इन वॉन्ट ऑफ फूड, भूखों मर रहे हैं. द वीवर्स डू नॉट कॉल एट द हाउस फॉर बाइंग यार्न. Not only this, if the yarn is sent to market, it is still not sold even at 1/4 of the old prices. अब कोई वीवर हमारे यहाँ नहीं आता है धागा खरीदने, और अगर हम बाजार में जाके भी धागा बेचते हैं तो हमको 1/3 रेट मिल रहा है. अब वो डिमांड नहीं रह गई है. I do not know how it happened. I asked many about it. They say that Bilati 2 yarn is being imported on a large scale. The weavers buy that yarn and weave. People cannot use the cloth out of this yarn even for 2 months. It rots away. वो कहती है कि अब मुझे नहीं समझ में आया सडनली हमारा यार्न क्यों नहीं ले रहे हैं लोग. लेकिन जब मैंने इधर उधर पूछा तो मुझे ये पता चला कि जो इंडियन वीवर्स हैं अब बिलाटी 2 कैटेगरी का एक यार्न मंगवा रहे हैं, इंपोर्ट हो रहा है वो कहीं बाहर से, और वो यार्न यूज करके कपड़ा बना रहे. बट वो यार्न इतनी गंदी क्वालिटी का है कि 2 महीने में तो वो सड़ जाता है. तो आप यहां सोचिए गाइस, व्हाट वाज हैपनिंग इन इंडिया. इंडियन ट्रेडिशनल मार्केट पूरे तरीके से खत्म हो गया है. जो क्वालिटी अब ब्रिटेन से यहाँ आ रही है, जो कपड़ा ब्रिटेन के यार्न पे बन रहा है और यहाँ पे लोग पहन रहे हैं, क्योंकि वीवर्स भी अब किससे ले रहे हैं, जो स्पिनर्स से. अब इंग्लिश थ्रेड आ रहा है जो 2 महीने में सड़ के ख़त्म भी हो जाता था. इंश्योरिंग द वांट फॉर अ न्यू क्लोथ. A huge commercial game had been started.